सभी साथियों को नमस्कार। एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज के एग्जाम में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए कि इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल किसको कहा जाता है मित्रों? जो H+ आसानी से त्याग देता है। कोई भी प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? जो H+ आसानी से त्याग देता है। ठीक है, और प्रबल क्षार किसको कहा जाता है? जो OH- या तो आसानी से त्यागता है या H+ आसानी से नहीं त्यागता है, तो वो किसकी श्रेणी में आ गया? या तो उसको हम क्षार कह सकते हैं या उसको दुर्बल अम्ल कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है प्रबल अम्ल की, तो आपकी डेफिनेशन सीधी और सिंपल है कि जो H+ आसानी से त्याग दे। ठीक है, कैसा कर दे मित्रों? आसानी से त्याग दे, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो कार्बनिक अम्ल H2CO3 दे रखा है, एक HNO3 नाइट्रिक अम्ल दे रखा है, एक आपके लिए एसिटिक एसिड CH3COOH दे रखा है और एक आपके लिए HCN दे रखा है। तो देखिए, आप बेहतरीन तरीके से जान लें इस चीज को कि जो H2CO3 होता है कार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्लों की श्रेणी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? सबसे दुर्बल अम्लों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें CH3COOH की, तो यहाँ भी ये भी कौन सा अम्ल होता है मित्रों? दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, अब इन दोनों अम्लों में आप जानते हो कि साइनाइड CN- एक प्रबल क्षार है, तो किसी भी प्रबल क्षार का जो अम्ल है वो क्या होता है? दुर्बल होता है। तो इसका मतलब HCN भी कैसा हो गया? दुर्बल। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल जो होता है मित्र कौन होता है? HNO3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल इन सभी में कैसा है? सबसे प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपके लिए। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं। आपसे पूछा है कि प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। आपके लिए ऑप्शन रहेगा CO+H2, CO+N2, CO2+H2, CO2+N2। ठीक है, तो आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा कई बार नाम कि एक तो वायु अंगार गैस और एक भाप अंगार गैस। ठीक है, तो वायु अंगार गैस यानी कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा मित्रों? N2 की, तो इसका मतलब N2। और भाप में क्या होता है? जल यानी कि H2। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किसकी? N2 की, तो मैंने वायु अंगार गैस में ले लिया N2 को। और भाप अंगार गैस यानी भाप में क्या होता है? H2O होता है, तो इसका मतलब ले लिया H2 को प्लस प्लस क्या हो गया? CO और CO। तो यहाँ पर वायु अंगार गैस कौन सी हो गई मित्रों? CO+N2। और भाप अंगार गैस कौन सी हो गई? CO+H2। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रोड्यूसर गैस कौन सी है, तो आप ध्यान रख लीजिए कि वायु अंगार जो गैस होती है इसी को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है। तो इसका मतलब CO+N2 इसका सही आंसर होगा। और भाप अंगार गैस इसको क्या कहा जाता है? इसको जल गैस भी कहा जाता है। कई जगह पूछा जाता है कि वाटर गैस कौन सी है, तो भाप अंगार गैस को क्या कहा जाता है? जल गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आपका इस ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा मित्रों? CO+N2। ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, तो इसमें से 1H1, 1H2 और 1H3, जिसमें से आपको मालूम है कि भारी जल यानी कि D2O, D दुगना, ट्री तिगुना। देखो, यदि मैं लिखूं यहाँ पर एक है, दुगना में 2 और टी में तिगुना हो गया ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो यहाँ पर जो D2O होता है, D देखो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। और यदि H की जगह हम इसके समस्थानिक को लिख दें, क्या बन जाएगा? D2O। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है मित्रों? D2O। और ये 2 कौन सा है? 1H2। तो इसका सही आंसर क्या है? 1H2। ठीक है, तो ध्यान रखना H2O भारी जल हो गया D2O, और D2 मतलब दुगना, तो 2 किसमें है? 1H2 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, इनमें से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है। ठीक है, तो ये आपने 10th क्लास में अच्छे तरीके से समझा होगा, जबरदस्त तरीके से पढ़ा भी होगा इसको कि इनमें से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके लिए, फैन प्लवन विधि यानी झाग प्लवन विधि, चुंबकीय विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और निस्तापन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और फैन प्लवन विधि, ये तीनों ही विधि किसकी होती है मित्रों? सांद्रण की विधि होती हैं, जबकि निस्तापन सांद्रण की विधि नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया मित्रों? निस्तापन। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा यौगिक है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि जिसका संगठन एक निश्चित रूप में होता है, जिसका संगठन कैसा होता है? एक निश्चित होता है। संगठन कैसा होता है मित्रों? निश्चित होता है। तो वो क्या कहलाता है? एक यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध और ग्लूकोज। तो आप जानते हैं यदि आपसे अभी सूत्र पूछा जाए कि पेट्रोलियम का सूत्र क्या है, पेट्रोलियम का सूत्र क्या है, या आपसे पूछा जाए मिट्टी के तेल का सूत्र क्या है, या आपसे पूछा जाए दूध का सूत्र क्या है, तो इन सभी में जो घटक होते हैं मित्रों, उनकी जो मात्रा है या उनका जो संगठन है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये तीनों किसकी श्रेणी में रखे गए हैं? मिश्रण की श्रेणी में रखे गए हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो आप आसानी से बता दें C6H12O6। इसका मतलब इसके जो घटक हैं, इसके जो अवयव हैं, उनका जो संगठन है, यानी संख्या आप कह सकते हो एक तरीके से समझने के लिए, वो कैसी है? निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मित्रों? ग्लूकोज इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो देखिए ऑप्शन रखे मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और आयरन। तो आप जानते हैं कि कैलेमाइन का जो सूत्र होता है मित्रों क्या होता है? Fe2O4Zn। ठीक है, क्या होता है? Fe2O4Zn। तो यहाँ पर जो कैलेमाइन है ये किस धातु का अयस्क होता है? तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो अपन प्राप्त कर रहे हैं, अपन किसको प्राप्त कर रहे हैं? Zn को प्राप्त कर रहे हैं। अयस्क का मतलब है कि जिससे हम किसको प्राप्त करते हैं? उस धातु को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर किसको प्राप्त किया जाएगा मित्रों? Zn को। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर क्या है मित्रों? जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आपसे क्या पूछ रहा है? कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और आयरन। तो सही आंसर क्या हो गया? जिंक। सूत्र क्या है इसका? याद रखना यदि आपसे पूछ ले तो Fe2O4Zn। अयस्क क्या होता है? जिससे उस धातु को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर जिंक। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु हैं? तो पहले भी यदि आपने पेपर सॉल्व किए होंगे जो हमने चैनल पे करा रखे हैं, तो उनमें मैंने समझाया आपके लिए कि आपको अणुओं की संख्या नहीं निकालनी है, आपको मोल निकालने हैं। और जिसमें जितने अधिक मोल होंगे उसमें अणुओं की संख्या भी उतनी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको अणुओं की संख्या नहीं निकालनी है, आपको क्या निकालने हैं? मोल निकालने हैं। ठीक है, अब इन्हें पूछ रहा है कि किसमें अधिकतम अणु हैं, तो मोल निकालते हैं। H2N2 CH4 और CO2। तो मोल बराबर क्या होता है साथियों? ग्राम बटे अणुभार। तो देखो यहाँ पर 1 ग्राम दे रखा है, अणुभार बटे 2। N2 1 बटे 14 दूनी 28 28, 1 बटा CH4 का 1 बटे 12 और 4 16 और 1 बटे 44। तो अब यदि हम इनको सॉल्व करते हैं तो सबसे अधिक मान जो किसका आएगा, सबसे अधिक वैल्यू किसकी आएगी साथियों? 1 बटे 2 की आएगी। यानी कि इसके जो मोल हैं सबसे अधिक हैं, और सबसे अधिक मोल हैं तो इसका मतलब इसके जो अणुओं की संख्या है वो भी क्या है? सबसे अधिक है। यदि आपसे इनका क्रम पूछता, यदि आपसे इनका क्या पूछता साथियों? क्रम पूछता कि इनको घटते या बढ़ते क्रम में जमाइए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए सबसे नंबर किसका दिया जाएगा? हाइड्रोजन का, क्योंकि इसमें 1 बटे 2 है। उसके बाद देखिए 1 बटे 16, 1 बटे 28, 1 बटे 44। तो इसका मतलब उसके बाद किसमें संख्या अधिक आएगी? 1 बटे 16। तो दूसरा स्थान इसका हो गया, तीसरा N2 और चौथा स्थान CO2। ठीक है, तो इसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है? अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अणु और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो देखिए आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन दोनों प्रकार की गति करता है, अक्षीय गति भी करता है और कक्षीय गति भी करता है। अक्षीय गति भी करता है और कक्षीय गति भी करता है। ठीक है, अक्षीय गति को ही आप अपनी भाषा में क्या कहते हो मित्रों? अक्षीय गति को ही आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चक्रण गति। ठीक है, अक्षीय गति को क्या कहा जाता है? चक्रण गति भी कहा जाता है। ठीक है, तो चक्रण गति या अक्षीय गति क्या होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ही अक्ष पर गति करता है वो क्या कहलाती है? अक्षीय गति या चक्रण गति कहलाती है। और कक्षीय गति क्या होती है? ये नाभिक है सपोज कीजिए और इसके चारों ओर जो ये चक्कर लगा रहा है ये क्या कहलाती है साथियों? कक्षीय गति कहलाती है। तो इसके चारों ओर चक्कर लगाते लगाते क्या करता है? अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है इस तरीके से। तो दोनों प्रकार की गति हो रही है, अक्षीय गति भी और कक्षीय गति भी। तो अक्षीय गति को क्या कहा जाता है? चक्रण गति। और दूसरी गति कौन सी होती है? कक्षीय गति। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों ही गतियों के कारण होता है, चक्रण गति के कारण भी होता है और कक्षीय गति के कारण भी होता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए और बी। अगला देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी का भारीपन निम्न में से किसके कारण होता है? तो यदि आपने प्रीवियस एग्जाम के पेपर जो हमने सॉल्व कराए वो आपने देखे होंगे तो उनमें बताया गया आपके लिए कि पानी में दो प्रकार के कारक होते हैं, अस्थायी कारक और स्थायी कारक। तो साथियों जो स्थायी कारक होते हैं वही उसके भारीपन का कारण भी होते हैं, क्योंकि अस्थायी कारक तो ऐसे होते हैं जिनको पानी उबालने पर आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन स्थायी कारक होते हैं जिनको दूर नहीं किया जा सकता। तो मैंने ये पहले भी आपको बताया था कि अस्थायी जो होते हैं वो तो सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, NaSCO3 वगैरह, ठीक है। लेकिन यदि स्थायी की बात करें तो वो कहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, CaSO4, MgCl2, CaCl2, ठीक है। तो ये सभी कारक कौन से कहलाते हैं, स्थायी कारक कहलाते हैं। तो पानी के जो भारीपन का कारण होता है मित्र वो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है आपके लिए, साबुन है, साबुन क्या है? तो आपने साबुन का सूत्र पढ़ा होगा कई बार, RCOONA, ये साबुन का सूत्र होता है। ये एल की लंबी श्रृंखला होती है, R में C17H35, क्या होती है मित्रों, R में C17H35 भी होती है, ठीक है, C17H35 यानी कि लंबी श्रृंखला होती है। तो लंबी का मतलब हो गया उच्च श्रेणी, ठीक है, कैसी श्रेणी हो गई, उच्च श्रेणी। Na या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम किस प्रकार की धातुएं होती हैं, दो प्रकार की। देखो आपके लिए दे रखा है निम्न श्रेणी बसामलों के एल्कली धातु लवण, तो निम्न श्रेणी तो बिल्कुल गलत आंसर है। डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये क्या होती है, ये अपमार्जक होता है। अब आपसे पूछ रहा है उच्च श्रेणी बसामलों के एल्केलाइन धातुओं के लवण या उच्च श्रेणी बसामलों के एल्कली धातुओं के लवण। तो एल्केलाइन जो होते हैं मित्रों वो सेकंड वर्ग के होते हैं। कौन से होते हैं, सेकंड वर्ग के। हीलियम जो होता है, हीलियम, मैग्नीशियम, ये सभी किस में आते हैं, सेकंड वर्ग में आते हैं, ठीक है। लेकिन सॉरी, हीलियम नहीं, कैल्शियम वाली जो श्रेणी होती है, कैल्शियम, जिसमें आपने सुना होगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये जो श्रेणी होती है कौन सी होती है, एल्कलाइन श्रेणी होती है, ठीक है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि साबुन जो है वो कौन से लवण है, तो आप जानते हैं उच्च श्रेणी हो गई, लेकिन क्या जुड़ा हुआ है, सोडियम और पोटेशियम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है साथियों, सोडियम और पोटेशियम, इसलिए वो कौन सी धातु होती है, एल्कली धातु, एल्कली धातु होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों क्या होगा, उच्च श्रेणी बसामलों के एल्कली धातुओं के लवण। एक बार अपन वापस से सूत्र देखते हैं क्या होता है, RCOONA, तो RCOO ये ग्रुप क्या हो गया, उच्च श्रेणी बसाम्ल, और Na क्या हो गया, एल्कली धातु। दोनों को मिलाकर क्या बन गया, अम्ल और क्षार को मिलाकर एक लवण बन गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है, समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगी। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब टेम्परेचर समान हो, ठीक है, तो वायुमंडल में H2, N2 और O2, इनमें से टेम्परेचर समान होने पर किसका घनत्व सबसे कम होगा। जिसका घनत्व सबसे कम होगा वो उतनी ही विरल होगी, और जितनी ज्यादा विरल होगी तो उसकी ध्वनि की चाल उतनी ही क्या होगी, उसमें अधिकतम होगी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि O2 और N2 की तुलना में हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो क्या होती है, वायुमंडल में कम होती है। तो हाइड्रोजन की मात्रा यदि कम है तो इसका मतलब हाइड्रोजन का घनत्व भी कैसा होगा मित्रों, कम होगा, और हाइड्रोजन का घनत्व कम होगा, इसका मतलब उतनी ज्यादा क्या होगी, ये विरल होगी, और जितनी ज्यादा विरल होगी तो इसका अर्थ है कि ध्वनि की चाल भी इसमें क्या होगी, अधिकतम होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, H2, यानी कि H2 में ध्वनि की जो चाल होगी साथियों वो कैसी होगी, सबसे अधिकतम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्यों। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन के बहुत अधिक यौगिक क्यों हैं। तो ये आप अच्छे से जानते हो कि कार्बन जो है, कार्बन में क्या प्रवृत्ति पाई जाती है साथियों, कार्बन में एक अधातु है, सहसंयोजक 4 है, ये कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सहसंयोजी बंध बनाता है और भी अधिक यौगिक बनाते हैं। इसमें संकरण की प्रवृत्ति अधिक है, बिल्कुल ठीक है। इसके यौगिक जलनशील और गलनांक तथा क्वथनांक कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दो ऑप्शन रह गया आपके सामने, सहसंयोजी बंध बनाता है या इसकी श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। तो आप देखिए सहसंयोजी बंध तो बहुत अधिक बनाते हैं, लेकिन श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति प्रत्येक में
नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा साथी वो क्या होगा कि इसमें श्रृंखलीकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है, और सबसे अधिक श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति होने के कारण क्या है कि ये बहुत अधिक तत्वों के साथ जुड़ करके कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर लेता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों, श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और आज का लास्ट प्रश्न, न्यूनतम संभव ताप है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप से क्या मतलब है कि उससे नीचे फिर कम कोई ताप संभव नहीं है, कम ताप संभव नहीं है। इसका मतलब यही हुआ, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप से क्या मतलब है कि इससे कम कोई ताप संभव नहीं है। और न्यूनतम संभव ताप को क्या कहा जाता है साथियों, परम शून्य ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परम शून्य ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परम शून्य ताप, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों क्या होगा, आपको देखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो सही आंसर है साथी वो क्या होगा, 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा 0 डिग्री केल्विन का। अब आप जानते हो कि यदि हमें केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना है तो -273 करेंगे, तो इसका मतलब इसका सही आंसर इन ऑप्शन में क्या होगा साथियों, आपको एक ही ऑप्शन केवल, हमें यहाँ पर केवल ये नहीं समझना है कि यही आंसर इसका सही है, और भी क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेंज करके देख सकते हैं, उसके अनुसार आंसर निकाल सकते हैं। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन, या फिर आपसे दे रखा होगा क्या 549.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी इसका आंसर क्या होगा मित्रों, सही होगा। इन तीनों में से यदि आपको एक भी ऑप्शन दिया होगा तो वो क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। और ये आप जानते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को यदि हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है तो क्या बदलेंगे, F-32/9 इंटू 5, ये इसका सही है। ठीक है, तो आपको ये सूत्र याद रखना है, F-32 क्या सूत्र है साथियों, डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट बदलने के लिए F-32/9 इंटू 5 बराबर दिया हुआ है आपके लिए डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। और जब आप इसका मान निकालोगे तो इसका सही मान कितना निकल के आएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन या 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तीनों ही ऑप्शन यदि आपके लिए एग्जाम में दे रखे हों तो तीनों ही क्या होंगे इसके साथियों, सही आंसर होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो समाप्त होती है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें, और जितने भी पुराने एग्जाम हैं किसी भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी लेवल के हों, हम सभी को सॉल्व करेंगे। क्योंकि यदि हमें कोई भी एग्जाम देना है तो अब तक उस टॉपिक से संबंधित, उस सिलेबस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हमें सॉल्व करके देखने चाहिए, जिससे हमें क्या होगा, मालूम चल जाएगा कि हमारे एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों आपके जितने भी मित्रों साथियों सभी को जोड़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।